बताओ जी तुम क्या होता है। चलिए, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने बात किया था, ये डिपेंड करता है किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। और चूंकि हमारा हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूट रहेगा, इसीलिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, NS/N सोल। और जिसका मास के टर्म में ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। और इन फॉर्मूला पे आपको जो न्यूमेरिकल दिया था, जल्दी से देखते हैं वो दोनों न्यूमेरिकल कौन है। हम स्टार्ट करते हैं 16 से। चलिए 16 नंबर न्यूमेरिकल पढ़िए। और हम हमेशा बोले हैं, जब भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन बनाइए किस फॉर्म में बनाइएगा जी, एक लाइन खींच देना बीच में, क्या खींचोगे, है ना, इस तरह से। और दो जो भी डाटा मिलेगा, दो लिक्विड मिलेगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलेंगे ना, तो दोनों को अलग अलग लिखिए। आप बात कीजिए सॉल्यूट कौन है जी, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। एक आपका हेप्टेन है और एक क्या है, ऑक्टेन। दोनों लिक्विड फॉर्म में है, ऑक्टेन, ठीक है, हेप्टेन और ऑक्टेन। इसको आप नाम दे दो लिक्विड ए, या सॉल्यूट बोल सकते हो, सॉल्वेंट जिसको भी आप बोलना चाहो। ये लिक्विड बी, ए बी में हम डील करते हैं, ठीक है, आप समझ जाना। ए आएगा तो हेप्टेन होगा, बी आएगा तो ऑक्टेन होगा। आइए आगे पढ़िए, दोनों में क्या कहा है। कहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट दिया हुआ है जी, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड। ये प्योर है या इम्प्योर है भाई, इसमें कुछ सीधा बोला है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये क्या है, प्योर। तो आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए का वैल्यू बुक में पढ़िए क्या आ रहा है। अच्छा, इसको किससे डिनोट करेंगे, PA0 से। प्योर लिक्विड है तो आपका PA0। देखो अगर नहीं सॉल्यूशन बोला गया है तो लिक्विड क्या है, प्योर है, उसमें कुछ मिक्स अभी नहीं किया गया। जब तक हम कुछ मिक्स नहीं कर रहे हैं तब तक वो क्या है, प्योर। और इम्प्योर कब बनेगा, जब उसमें कुछ मिक्स करेंगे, यानी मिक्सचर बनाएंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू देखिए बुक में दिया है 100 0.52 किलो पास्कल, ठीक है। और इसका भी दिया हुआ वैल्यू, इसका ये वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, ये लिखना भूल गया मैं, PA0 लिख सकते हो। तो इधर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ P0B। P0B को क्या पढ़ोगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लोग लिखते चलिए अपने कॉपी में, है ना, जो नहीं बनाया लिखिए। इतना पास्कल दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर, बोला कि अब इन दोनों को हमने मिक्स किया, इसको और इसको, यानी ए और बी को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है, अच्छा कितना ग्राम मिक्स कर रहे हैं, ये बोला है कितना ग्राम मिक्स कर रहे हैं जी। हाँ, इसको मान लो सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास ये लोगों बता रखा है कितना, 26 ग्राम हेप्टेन, कितना है 26 ग्राम। और ये कितना ग्राम मिक्स कर रहे हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये तुम आप सॉल्वेंट बोल सकते हो इसको, सॉल्यूट उसको माने तो सॉल्वेंट मानो। ये कितना है जी, 35। ऐसे भी ये ज्यादा मात्रा वाला सॉल्वेंट कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आ गया। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा। ये तुम्हारा क्या बन चुका है जी, सॉल्यूशन ना, यानी तुमको किसका प्रेशर निकालना है, बताओ, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन के प्रेशर को हम लोग किससे लिखते थे, नहीं PSOL, ये हमें निकालना। ये इतना पढ़ के गिवन डाटा लिख के क्या निकालना, ये क्वेश्चन समझ में आया, आया ना, यस या नो। तो अब आप मोलर मास निकालो। तो बताओ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है ना निकालने का तरीका। हेप्टेन का क्या होता है फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं 7, और अल्केन मेंबर है तो दुगने से 2 ज्यादा, कितना हो जाएगा 16 होगा। और इसमें सॉल्वेंट में बताइए, ऑक्टेन है तो कार्बन 8, तो कितना आ जाएगा जी बताइए। ऑक्टेन का कार्बन 8 और हाइड्रोजन 18। तुम्हें पता है ना अल्केन ग्रुप का मेंबर का फॉर्मूला CnH2n+2, इस पे लगा लीजिएगा। और आपको पता होगा कि ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं जी, 8, और हेप्टेन में 7। ये तो ऑर्गेनिक का बात है तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता तो लिख लो। अब यहां से तुम मोलर मास निकाल सकते हो। चलिए जल्दी से बताइए मोलर मास कितना आएगा, 12 × 7। कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा 84 + 16, दैट इज 100 ग्राम। आया 100 ग्राम। तो बताओ इसका कितना आएगा,
इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 18 कितना आ जाएगा जी? 96 प्लस 18 कितना आ जाएगा? 140 और 14 ग्राम। इतना आया सबका? ठीक है, मिलाते जाना, जहां दिक्कत हो बताना। यहां तक तो हम लोग निकाल लिए। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? फॉर्मूला तुमको पता है, डायरेक्ट यूज करो फॉर्मूला। देखिए आपको क्या निकालना है, ये पी नॉट माइनस पी एस बाई क्या होता है फॉर्मूला? पी नॉट इजकल टू मोल फ्रैक्शन इजकल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। या इक्वल टू क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू एस बाई एम एस और डब्ल्यू सोल बाई एम सोल। क्या ये सॉल्व कर सकते हो? अब सब वैल्यू पता है, ये बीच वाले को हटा दो, इसको को वैल्यू। तो ये पी नॉट कितना है जी? देखो तो पी नॉट बताइए। इस सॉल्यूशन का आपको क्या कह रहा है ये निकालने के लिए? आपको डब्ल्यू एस पता है, एम एस पता है, डब्ल्यू सोल पता है, एम सोल पता है, ये सब पता है ना? ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो, निकालो इसको। तो देखिए यहाँ पे हेप्टेन पता है, फॉर्मूला पता है, मोलर मास निकाल लो। इसका भी मोलर मास हमने निकाल लिया। फिर मास पता है, मोलर मास पता है, उसको दोनों को डिवाइड कीजिएगा, क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? मोल्स मिल जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए, मोल फ्रैक्शन भी इससे निकल जाएगा। फाइनल एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेना, तो दूसरे को जस्ट आप इससे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना आता है? 1। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो, 1 से घटा देना, सीधी सी बात है, दोबारा कैलकुलेशन मत करना। और यहाँ पे फिर रॉल्स लॉ लगा लीजिए, क्योंकि आपको इस सॉल्यूशन का क्या पूछा है? टोटल प्रेशर, या सॉल्यूशन का प्रेशर या टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होता है ये आपको रॉल्स लॉ से पता है, पी ए नॉट एक्स है, पी वी नॉट एक्स वी। पी ए नॉट का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन दिया होता, वही पुट किया, और ये तो हमने निकाला है मोल फ्रैक्शन। और पी वी नॉट का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, और मोल फ्रैक्शन भी हमने निकाल लिया। तो फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है बताइए? कैलकुलेट किया आप लोग? बताओ, जो बनाए हो बताओ कितना आया जी फाइनल वैल्यू? 7, पूरा बोलो ना। 7.3। और लोग देखिए, चेक कीजिए जी आंसर कितना आ रहा है फाइनल वैल्यू इसका। देख लेते हैं आंसर इसका कितना है, क्या अप्रोक्स में आ रहा है। सिक्सटीन है ना? 73 आ रहा है ना? हाँ ठीक तो है, 73.5। 58 किलो पास्कल। ठीक है, आप सुनो, ये 58 को आप 6 लिख सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये फाइनल आंसर आ गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये था आपका किसका क्वेश्चन? रॉल्स लॉ का। आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, ध्यान दो इधर जी, यानी वाटर प्रेजेंट है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो कितना परसेंट है? सॉल्यूशन का परसेंट। आप मास ऑफ सॉल्यूट कितना मानिएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन 100 मानिएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 2 ग्राम होगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 2 दैट इज 98। तो जिस पॉइंट से जो बातें निकल सकती है सब एक जगह लिख लीजिए, ताकि गिवन डाटा आपका अपने आप यूज हो जाएगा। फिर बताइए प्रेशर कितना है? प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है जी? ये रहा। तो बताओ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको पता है ना, अभी लिखाया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर क्या लिखोगे? पी नॉट। और कौन सा यूनिट लिखोगे? 1 ATM मत लिख देना, बार में दिया हो तो बार में लिखिएगा। तो 1.013 बार। ये बताया था ना कि या तो देखो, अभी हम बताए थे आपको जस्ट पीछे वाला स्लाइड में, कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा।
अगर बार में बोलेगा तो इतना लिखेंगे 1.013 और पास्कल में 10⁵ और अगर mmHg में दिया तो 760। तो ये याद रखिएगा, ये सब याद रखने वाली बातें हैं। बाकी हो सकता है क्वेश्चन में दिया रहे, एनसीईआरटी बुक में जनरली डेटा नहीं देते हैं, लेकिन जनरली न्यूमेरिकल्स में दिए रहते हैं, बट रिस्क मत लो, याद रखना, ठीक है। चलो ये वैल्यू आ गया। अब बताओ अब निकालना क्या है, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। तो RLVP का फॉर्मूला यूज कीजिए, P0 माइनस P सॉल्यूशन बाई P0 इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को डायरेक्ट लिखते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास बाई मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यूज कीजिए, इसको हटाइए बीच से। तो P0 कितना है मेरा, वो रहा 1.013। आइए कितना है सॉल्यूशन 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013 इक्वल टू, इधर आइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2, और ये तो हमें निकालना है MS, ये निकालिएगा बाद में। अच्छा ये W सोल कितना है 98 और M सोल 18, क्योंकि मोलर मास वाटर का कितना होगा जी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का 18 ग्राम। 18 ग्राम यहाँ पुट कर दीजिए। अब इन सबको सॉल्व कर सकते हो ना, कर लेना सॉल्व। इसको घटाओगे तो कितना आएगा जी, ये इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट किए हो तो कितना आ रहा है 0.009 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 0.013 इक्वल टू, इधर लिखो 2/ms और इधर 18/98, यही आएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दीजिए और 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए 49 आएगा। तो MS निकाल लीजिए, MS को इधर ले आइए, बाकी सब वैल्यू को उधर भेजिए, राइट हैंड साइड भेजिए। क्या आएगा वैल्यू 1013 इंटू 18 डिवाइड बाई 9 इंटू 49। इस सब को सॉल्व कीजिएगा तो कितना वैल्यू आ रहा है जी, बताइए। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 41.3 बता रहे हैं आप ही लोग के क्लासमेट्स। आप लोग देख लीजिए क्या आ रहा है वैल्यू 41.3 ग्राम 5B, ठीक। इतना ग्राम हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है। ये फाइनल आंसर है RLVP का, लिख लीजिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, RLVP पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट लिखो दूसरा, RLVP पे बेस्ड है, उसी का क्वेश्चन। सेकंड लिखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सुनो, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट पता है क्या होता है, बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो बॉइलिंग पॉइंट। इसका सिंबल होता है डेल टी। हाँ जी बोलिए, बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, बताइए जिसको पता है क्लास में। बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने क्लास में भी ये बताया था इसका डेफिनेशन। हाँ बोलिए, किसी को नहीं पता है, 9-10 का बच्चा बता देगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इट इज अ टेम्परेचर, है ना, या इट इज अ पॉइंट, ये ऐसा टेम्परेचर है जहां की व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू किसमें के बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर के बराबर, ठीक है। ये वैसा टेम्परेचर है जहां की वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर हो जाए, उसके वेपर, यानी वेपर प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेरिक। सो जब वाटर का वेपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। आया समझ में, ठीक। लिखो, सुन लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, इट इज अ पॉइंट
एट विच वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस स्टेट में वो लिक्विड है उसको और आप हीट एनर्जी दिए, टेम्परेचर दिए, क्या दिए, टेम्परेचर दिए, तो जब आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो तो बताओ कि उस केस में जिस समय वो 1 atm के बराबर हो गया उस टेम्परेचर को ही हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर के केस में देखा गया 100 डिग्री पे होता है। मतलब आप वाटर को बॉयल कर रहे हो और इसका वेपर इतना बढ़ जाए, वेपर प्रेशर इतना बढ़ जाए कि एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाए, तो उसी को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो आया बात समझ में, बॉइलिंग पॉइंट का सीधा सा मतलब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कोई दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट टर्म, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। एलिवेशन मतलब तो आप समझ ही रहे हो, इंक्रीज, बढ़ना, है ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा, जब प्योर वाटर को तुम सॉल्यूशन बना दोगे और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, सोचो, बढ़ेगा घटेगा। ये तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये आंसर में नहीं लिखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा आपको कि एक्सप्लेन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे, है ना, एक्सप्लेन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछा है जी 5 मार्क्स में आपका बोर्ड एग्जाम्स में, तो यहां से स्टार्ट कीजिएगा। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, लॉजिकल। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव आता है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन है, पहले भी बताया था। क्या रिलेशन है जी, बताइए। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका भी यूज करेंगे हम, ठीक है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब आइए मेन हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमको पढ़ना था एलिवेशन। एलिवेशन मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना। तो अगर हम इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, और किसका इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, सोचो। आपके पास कोई सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन बनाते हैं हम। चलो पहले हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या लोगे, बोलो, प्योर वाटर। प्योर वाटर लोगे, प्योर वाटर लिए, तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो तुमको पता ही है कितना, 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री। अब तुम इसमें क्या ऐड कर दिए, फिर से वही चीज, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे सॉल्ट वगैरह ये सब ऐड कर दिए, इसमें ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया बताइए तो, ये अब क्या बन चुका है, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन जो बना, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा। अब हम आप ही से पूछते हैं, इसके अंदर और कौन प्रेजेंट है, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये जो इसका तो ठीक है, ये प्योर वाटर है, और इस केस में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बताइए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 से ग्रेटर होगा या लेस होगा। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं ग्रेटर होगा, हाथ उठाइए। हाँ, अरे ये तुमको समझ में नहीं आ रहा जी। अगर प्योर वाटर, बिल्कुल सही जवाब है, प्योर वाटर है और सॉल्टी वाटर है, कौन जल्दी गर्म होगा, ये होगा। इसमें आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 100 डिग्री। कितना होगा उतना ही बताओगे, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई इसको जब गर्म करेंगे तो वाटर को 100 डिग्री कब मिलेगा, 100 डिग्री करेंगे तो ये सॉल्ट भी तो ले लेगा, तो 100 डिग्री ना पहुंचेगा, तो उसके लिए हमको और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तुम लोग नहीं देखे हो, अगर प्योर वाटर है उसको बॉयल करो, और अगर आपका सॉल्टी वाटर है या शुगर वाटर है, सॉल्यूशन है ना, कौन जल्दी बॉयल हो जाएगा, प्योर वाटर। यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली ज्यादा है, आपको और टेम्परेचर देना पड़ेगा। आया बात समझ में। इसमें कौन बड़ा हुआ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया घट गया, बढ़ गया। आया बात समझ में इसमें, इसमें कोई दिक्कत। तो आप डिफिनेशन में क्या लिखोगे, बड़ा सिंपल सा, देखो, when non volatile solute is added to the, किसमें ऐड किया है, प्योर वाटर, then its boiling point will be increases. This increase in boiling point is called elevation of boil. आया समझ में डेफिनेशन। चलो लिखो डेफिनेशन, ये 2 मार्क्स में आएगा एग्जाम में, 5 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। देखिए हमने क्या बोला कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द प्योर वाटर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजेज।
यही इंक्रीज करना, दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ। अब हमने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर को किससे डिनोट करोगे, TB, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट, T फॉर टेम्परेचर, और नॉट लगाए क्यों, क्योंकि ये कैसा है, प्योर है, ठीक है। और जो इम्प्योर होगा उसके लिए क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन, तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, सॉल्यूशन की, और ये ग्रेटर होगा किससे, प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से। तो यही क्वेश्चन मैंने बोला ऑब्जेक्टिव में, यही क्वेश्चन मैंने रिपीट किया, खाली लैंग्वेज में रिपीट किया कि when non-volatile solute added to the pure water, what about the change in boiling point, increases, decreases, remain constant, समझ में आ गया, क्या ये होगा जी, इंक्रीज हो जाएगा, जब आप ऐड करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है, यही तो पूछ रहे थे, अब वो भी नहीं सुन रहे थे। देखो समझ में आ गया बात। अब चूंकि मान लो वर्ड में दिमाग काम नहीं करे तो किस में काम करता है, फिर लैंग्वेज यानी डायग्राम में। आइए डायग्राम और इसमें देखते हैं, समझते हैं इसको डायग्राम से। तो देखिए चलिए डायग्राम से समझते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स और कंपटीशन बहुत आते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब बताओ मुझे, मेरे पास है क्या, इधर मैं वेपर प्रेशर बोल रहा हूँ, वाई एक्सिस को क्या बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर, और इसको क्या बोलूंगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो यहाँ ऊपर ऑलरेडी बनाए हैं जी, देखो, ठीक है, वही काम फिर से कर रहे हैं, बस यहाँ दो को कंपेयर करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे हम मान लिए 0, और यहाँ पे कहीं पे हम मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा जी, 1 atm। जब ये आ जाएगा तो हम कहेंगे हाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, ठीक है। तो आपके पास कोई लिक्विड है, लिक्विड को क्या कहते हैं सॉल्यूशन की भाषा में, सॉल्वेंट, क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो ये लिक्विड का ये ग्राफ है, मान लो लिक्विड का और थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है, लिक्विड का ये ग्राफ है, मान लो ऐसा जा रहा है, ठीक। तो जिस पॉइंट पे ये 1 atm के बराबर हो गया, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे उस पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड यानी सॉल्वेंट। ये तुम्हारा कौन है जी, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है। तो ये TB नॉट, अच्छा नॉट लगाए कि नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि ये सॉल्वेंट प्योर है, इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाएगी। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो यहाँ है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर सॉल्यूशन का हम ग्राफ खींचे, इस ग्राफ में अगर हम सॉल्यूशन का ग्राफ खींचे तो वो किधर से जाएगा, सॉल्वेंट के बिलो जाएगा या सॉल्वेंट के अबव जाएगा, मतलब दो ग्राफ खींचे ए और बी, ए और बी में बताइए सॉल्यूशन का ग्राफ कौन सा होगा, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट तो है ही, सॉल्यूशन का ग्राफ कौन सा सही है, आपको क्या लगता है, बिलो या अबव, यानी ए और बी मैं नाम बोल चुका हूँ, हाँ सोच के बताइए। कितने लोग ये कह रहे हैं और कितने लोग बी कह रहे हैं, आप बी वाले हो, और अब बाकी सब रे तो देखिए मेरा सवाल यही था, ये सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, और इसके बाद सॉल्यूशन का ग्राफ इसके अबव जाएगा या बिलो जाएगा, मतलब ए जाएगा या बी जाएगा। तो हम सॉल्यूशन के ग्राफ पे आ जाएं तो जरा सा ये बताइए मुझे कि ये 1 atm कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे, मान लो हम बिलो लेके चलते हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, बॉइलिंग पॉइंट किसका जी, बोलता नहीं है, सॉल्यूशन का, इसका कहलाएगा, देखो ना सॉल्यूशन का ग्राफ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, और हमने पढ़ा भी है कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब हम तुमसे पूछे कि बताओ क्या है अगला टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी। तो बताइए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को क्या लिखते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी लिखते हैं। तो डेल टीबी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, एलिवेशन, यहाँ डेल का मतलब क्या होता है, चेंज, कितना चेंज हुआ जी। तो आप चेंज कैसे निकालते हो, बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर वैल्यू कौन है इसमें बताइए,
टीबी सॉल्यूशन, तो इसको घटाएंगे, इससे किससे घटाएंगे, टीबी नॉट, तो यही कहला जाएगा क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत, इससे आएंगे बाबू न्यूमेरिकल्स, ये हम न्यूमेरिकल्स बनाने समय यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब तुम समझे कि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं, हाँ उसी को डेल टी भी बोलेंगे, जिसका नाम पूरा क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कोई डाउट किसी को, ग्राफ थोड़ा छोटा है तो यहाँ समझ लीजिए, ये है सॉल्यूशन, तो ये जो गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इसी को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और जितना ये बढ़ रहा है ना, वही इंक्रीज हो रहा है किसमें, टीबी सॉल्यूशन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए। इसको मैं नीचे ही ड्रॉ कर देता हूँ, अच्छा लगेगा ना। यहाँ पे ये है तुम्हारा टीबी सॉल्यूशन, टीबी सॉल्यूशन, और ये है टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक है ये। और इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है उसी को क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो 2 मार्क्स तक आएगा बाबू, तो यहाँ तक लिख के आइएगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर्स के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला और निकालिए, 2 मार्क्स के लिए यहाँ तक लिख सकते हो, डेफिनेशन प्लस डायग्राम, लेकिन 5 मार्क्स के लिए आएगा तो ये डेरिवेशन निकालना। और एक और चीज, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलालिटी, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो लिखिए नेक्स्ट, नोट करके ये बात, लिखो नोट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, elevation of boiling point, elevation of boiling point is directly proportional to the molality of solution। मैंने क्या बोला, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल क्या होता है, डेल टीवी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बोलो, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी को किससे डिनोट करते हैं, एम से, तो ये हो गया मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए कोई दिक्कत, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब याद करो, आरएलवीपी किस पे डिपेंड करता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलालिटी पे। तो ये सब आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, कौन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लिख लो, इसको लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पूछ सकता है, मोलालिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या डिपेंड किस पे करता है, मोलालिटी पे। जैसे आरएलवीपी किस पे डिपेंड करता था, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत किसी को। अब आइए इस पे फॉर्मूला निकालते हैं। तो डेल टीवी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एक बात बताओ, प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, कांस्टेंट लाते हैं केबी, केबी आता है, ठीक है, उसका नाम बताते हैं एम। एम क्या है जी, मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला पता है ना, बोलो तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, केबी और डब्ल्यू एस, भाई ना, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में रहा तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, यही आता है ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, जिसपे तुम्हें क्या मिलेंगे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में, 1000। ये आ गया फाइनल फॉर्मूला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, जिसपे आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स, हर एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में भी आएगा। तो ये हो गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो न्यूमेरिकल्स तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कि इस फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव और क्या क्या आ सकता है। देखो ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ बताया हूँ, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट में कौन बड़ा होता है, सॉल्यूशन की प्योर वाटर, सॉल्यूशन बड़ा होता है। दूसरा, किसको किससे घटाएंगे, बिगर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, मोलालिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और चौथा जो आएगा वो आएगा केबी के नाम से, किसके नाम से आएगा, केबी। तो पहले केबी का नाम जानिए, तो लिखिए वेयर
केवी को कहते हैं, क्योंकि मोलालिटी के नाम से आया इसलिए इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बढ़ रहा है ना, तो मोलालिटी के बगल में है मोलल एलिवेशन, क्या कहेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब देखो एग्जाम में ना ये नाम कम पूछता है, एक नाम और है जो ज्यादा पूछता है, तो वही लिखिए। दूसरा नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ज्यादा पूछता है, तो पूछेगा क्या, तो सुनिए, एक बार सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा है, जो असाइनमेंट दिया उसमें भी है, बट यही कर लेते हैं। आपको पूछा था व्हाट इज द यूनिट ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यूनिट ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका मतलब किसका यूनिट पूछा है, बोलो। एकदम गूंगा बहरा का बैच है, कुछ नहीं बोलेगा। अरे केवी का वैल्यू लेकर दिया इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, हम पूछ रहे हैं कि यूनिट ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी कि केवी का वैल्यू यूनिट पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा हूँ किसका यूनिट पूछ रहा है, यूनिट थोड़ा पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ किसका यूनिट पूछ रहा है, तो केवी का यूनिट है। अब केवी का यूनिट आप लोग निकाल सकते हो, चलिए निकालिए। देखिए ये रहा फॉर्मूला इसका, ठीक है। हमको ये केवी निकालना है, एम को इधर भेज दें, तो क्या लिखोगे, डेल टीवी बाई एम। अब सबका आपको यूनिट पता है कि नहीं, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। अब मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। केजी ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, केल्विन केजी, या तो पर मोल कर दो या 1/मोल पर, है ना, जो भी। तो इसका यूनिट फाइनली क्या आ गया जी, केवी का, केल्विन केजी पर मोल। लिख लीजिए, 1 मार्क का ये ऑब्जेक्टिव आता है आपके एग्जाम में। देखिए आपका बिहार बोर्ड में एक साल 2023 में पूछा है, एक ध्यान दे, यहाँ पूछा है कि व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, केवी की। तो केवी का वैल्यू अब पूछा है डेफिनेशन में 2 मार्क्स में, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये डेफिनेशन तो खाली लिख के नहीं आ सकता। तो क्या लिखेगा, इट इज द रेशियो ऑफ, डिवाइड नहीं है जी, तो रेशियो नहीं लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू द मोलैलिटी इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब क्या ये डेफिनेशन लिखना सिखाना पड़ेगा, ये आप नहीं सीख सकते हो। चलो लिखो आंसर, तो लोग एग्जाम में हम जान रहे हैं घर से क्या लिखेगा इसे, चलो लिखो सब। देखिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ, या डायरेक्ट यहां से भी शुरू कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ, या जो भी लिखो, डिफाइन एज रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ किसका रेशियो है, दिख नहीं रहा जी, देखो यहाँ पे ध्यान से, रेशियो ऑफ एलिवेशन ऑफ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू द दांत क्या दिखा रहा है, लिखो ना रे, हाँ, टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, टू द, डिवाइड किसके किया गया है, रेशियो इसी के साथ है ना, इट इज द रेशियो ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए। इसी को क्या कहेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जो शुरू में लिख दियो। चलो अब एक बात बताओ, ये 2023 में आएगा ये डेफिनेशन, और उसके बाद ये रिलेशन भी लिख के आइएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ 2021 में यही क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे जी, लॉन्ग में 5 मार्क्स का, कि व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कहीं दिखा आपको, ये दिखा जी, ये रिलेशन, मतलब कहां तक डिफाइन करना है, यहां से शुरू करना है, डेफिनेशन पे मार्क्स मिलेगा, डायग्राम पे मिलेंगे, ये रिलेशन लिखने पे मिलेंगे एक एक नंबर, 1 2 3, ये 4 और ये 5, समझे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए यहां तक करना पड़ेगा, आया समझ में, बन जाएगा ये क्वेश्चन।
तो घर पे इस पे क्या करोगे, थोड़ा इसको पढ़ के बंद करके कॉपी प्रैक्टिस करो खुद से लिखने का। समझ में आया? ठीक। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आएगा। मोलर रिलेशन कहाँ पे? अरे उल्लू लगा दिए, पता नहीं क्या है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है बस ये। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? आगे क्वेश्चन पढ़िए। 2014 तो करवा ही दिया है। ठीक है, तो सुनिए, घर से आप लोग कल का होमवर्क क्या रहा अभी? हाँ, और इसको खुद से लिख के लाना अलग से, कोई भी पेज पे, चाहो तो आप पेज में लिख के लाओ। ठीक है, आप सुनिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़े? आज हमने पढ़ा क्या? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि प्योर वाटर में हम क्या ऐड करेंगे? प्योर वाटर में क्या ऐड करेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़िया ना जी? ये जो बढ़ना हुआ उसी को क्या कहेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो किसको किससे घटाओगे? अगर बॉइलिंग पॉइंट हम पूछे किसका ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन का। तो यानी कि अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो किसको किसको घटाओगे? सॉल्यूशन के सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से। अच्छा, इन दोनों में ग्राफ किसका बिलो जाएगा? सॉल्यूशन का। आया बात समझ में? अच्छा, दूसरी बात, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मोलालिटी के। और मोलालिटी के। और केबी का नाम क्या है जी? एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर रे इधर ध्यान दो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। कोई दिक्कत किसी को? इसका यूनिट क्या होता है? ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और इसका डिफिनेशन आ गया केवी का लिखने, तो क्या लिखोगे बोलो? रेशियो ऑफ, अरे इधर खाली पढ़ाया, तुम लोग नहीं पढ़ाया हूँ। हाँ बोलो। हाँ घूंगा कह रहे बाकी सब। अरे तुम अपना बोलो ना, इस सबसे तुम बुलवाएंगे। हाँ चलो ठीक, तो बोले बिना छोड़ेंगे नहीं। पीछे से जी तुम बताओ।